हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर रोशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः है। कृष्ण गुर्जर कौन जुड़ गए? राजेश चौधरी, कृष्ण गुर्जर। आज फिर बात करेंगे हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और पुरास्थल के बारे में। यानी जो एंशिएंट प्लेसेस हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड जो राजस्थान के अंदर जो प्लेसेस हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। कल भी हमने खूब सारी बातचीत की थी और बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे। आज फिर है। पहला स्थान आपके सामने है कि गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? नीतू कह रहे कि सर एमसीक्यू क्लास मुझे नहीं चाहिए, समझ नहीं आता। तो समझ नहीं आता तो क्यों नहीं आता? तो इसका मतलब विषय आपने पढ़ा नहीं। आपको समझ नहीं आता तो एग्जाम में पेपर बनाने वाला यूं नहीं कहेगा कि नीतू को समझ नहीं आता इसलिए ये प्रश्न नहीं डालेंगे। भाई नीतू प्यारी बच्ची है, इनको समझ नहीं आता। समझना तो पड़ेगा, पढ़ो और उसके बाद क्लास अटेंड करो, ठीक है ना नीतू? ओके। बॉबी इवनिंग, उषा धाकड़, अक्षा गोयल, रविंद्र। चलो बताओ, हिंदी भाषा में है, इसमें समझ में क्या? नीतू कोशिश करो, प्रयास करो। वो कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करूँ। गंदे पानी की निकासी, ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं, लगभग मुझे लगता है कल भी ऐसे बने थे कि जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। चिंता की बात नहीं भी है अगर आप कोशिश करो कि हम कर लेंगे। तो चलिए कोशिश करिए। गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप अपनाते हैं? कालीबंगा, पाराथल, आहड़ और बैराट। गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप। जितेंद्र शाबाश। अनिल बी उत्तर बता रहे हैं। सुभाष सिंह आहड़ बता रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है सुभाष सिंह, बहुत बढ़िया। आहड़ ही है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर आहड़ ही है। तो अब देखो, जो आहड़ है ना, यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप अपनाया जाता था। आहड़ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं कुछ एक प्रश्न यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आहड़ से 8 स्तरों पर खुदाई हुई। आहड़ से हमें ग्रामीण सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आहड़ से हमें कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला। भवन कच्ची ईंटों के बनते थे, पक्की ईंट का प्रमाण नहीं मिला। आहड़ से हमें अपोलो देवता, यूनानी देवता अपोलो जो देवता है, और त्रिशूल, इन सब का अंकन मिलता है, सिक्कों के ऊपर मिलता है। आहड़ से हमें बिना हत्थे के जलपात्र मिलते हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र। जितनी बातें मैं लिख रहा हूं उसमें से प्रत्येक काम की, यानी अनावश्यक एक भी नहीं लिख रहा हूं मैं। और ये सारे के सारे आपको पिछले 10 साल के पेपर्स के अंदर मिल जाएंगे, या ऑप्शन में मिलेंगे, या कथन कारण निष्कर्ष में मिलेंगे, या सीधा वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए। आहड़ से हमें संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले हैं। किसके? संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले हैं। आहड़ से हमें 6 चूल्हे मिले हैं। एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं। आहड़ से हमें लहंगा पहने महिला की जो मूर्ति है वो मिली है। लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति, महिला की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। आहड़ से हमें 4 मानव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 4 मानव मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और भी बहुत सारी चीजें आहड़ से हमें, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पर तो प्रश्न ही पूछा गया आपका, रंगाई छपाई के ठप्पे। रंगाई छपाई के ठप्पे प्रश्न किस रूप में आया? प्रश्न इस रूप में आया कि रंगाई छपाई उद्योग के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? आहड़ से। क्योंकि यहाँ से क्या मिला? रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3 मोहरें मिली हैं, 3 मोहरें। यहाँ से 6 मुद्राएं मिली हैं। माने कितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। यहाँ से लाल काले मृदभांड मिलते हैं। कैसे? लाल काले मृदभांड, जो इसकी खास बात है, लाल काले मृदभांड। तो खैर मैं आपको हर स्थान के बारे में डिटेल्स नहीं दूंगा अभी, पर मैंने जो 10-12 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ये आप ज़रूर देख लेना आहड़ के बारे में। ऐसे ही बैराठ, बाराथल, कालीबंगा अपने आप में प्रत्येक जो स्थान है वो बहुत सारे जो प्रश्न है वो लिए बैठा है, ठीक है। हाँ, खंडित मूर्ति, बिल्कुल ठीक है।
थ्योरी क्लास कब लगेगी सर? ये तो संस्था वाले अपने आप सूचना दे देंगे आपको, ठीक है ना। मुझे सूचना देते तो मैं आपको बता देता। जो पूरी प्लानिंग रहती है तो आप चिंता मत करिए, आप तो जो चल रहा है उसका आनंद लो, उस प्रश्न को देखो कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से जानी जाती है? बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो बनास नदी है, तो बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से कौन सी जानी जाती है? अभी अभी आप करके आए थे, वही है आहड़। आहड़ आयड़ नदी के किनारे है, और आयड़ जो नदी है, आयड़ या यूँ कहे कि बेड़च, ये बेड़च किसकी सहायक नदी है? ये बनास की ही सहायक नदी है। बनास, बेड़च, मेनाल, ये सब त्रिवेणी संगम पर आते हैं, तीनों की तीनों नदियाँ, ठीक है। इस तरह जो बैराट है वो बाण गंगा नदी के किनारे। जो बालाथल है, आप देखो बालाथल बेड़च नदी के किनारे। ऐसे ही जो बागोर है, ये बागोर तो पशुपालन के प्रमाण, ये सबसे अच्छा प्रश्न है भीलवाड़ा बागोर। 1967 वीएन मिश्र ने खोज की बागोर की, ठीक है। निम्नलिखित में सही कथन छाटिए, इसमें जो करेक्ट है केवल वही देखना है भाई। चलो देख लेते हैं। कालीबंगा व्यास नदी के किनारे है, कह रहे हैं, देखो ध्यान से, व्यास नदी किनारे। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है क्या? बैराट से समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है क्या? आहड़ सभ्यता के लोग मनके बनाने की कला से परिचित थे क्या? आहड़ सभ्यता के लोग मनके बनाने की कला। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई क्या? तो इस आप देखो इसमें सही कथन कौन सा है भाई। आप देखो बच्चों, कालीबंगा तो व्यास नदी के किनारे नहीं है। कालीबंगा किस में है? कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है। इसका मतलब ये गलत है। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है क्या? बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है क्या? आहड़ सभ्यता के लोग मनके या आभूषण बनाने की कला से परिचित थे क्या? और सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई क्या? भाई सुनारी तो साफ साफ पता है आपको। जो सुनारी सभ्यता है वो तो झुंझुनू से मिली और यहाँ से लोहे के प्रमाण मिले हैं। तो समुद्रगुप्त का शिलालेख, भाई बैराट सभ्यता से हमें समुद्रगुप्त का शिलालेख नहीं मिला है। बैराट सभ्यता से तो हमें अशोक का शिलालेख मिला है, सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है। तो आप देखो राइट आंसर कौन सा है? आहड़ के लोग मनके या आभूषण बनाने की कला से परिचित थे, क्योंकि आहड़ में मृत व्यक्ति के साथ आभूषण भी दफनाए जाते थे। बिल्कुल ठीक। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। झुंझुनू में, हाँ सुनारी झुंझुनू में है, और सुनारी से लोहे के कटोरे के प्रमाण हमें मिले। ठीक है, बैराट से अशोक का। शाबाश सुभाष सिंह, बहुत बढ़िया। योगेश तीसरे में सी का बता रहे। भाबरू बैराट, बिल्कुल ठीक है। भाबरू के बारे में आगे कभी चर्चा आएगी तो और अच्छी बात कर लेंगे। हालांकि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी भाबरू की खूब चर्चा कर ली है। आकर कलर पात्र, आकर कलर पात्र शैली जो है, इसके प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। आकर कलर पात्र के प्रमाण भी कालीबंगा से हमें आकर कलर पात्र नहीं मिले। कालीबंगा से हमें मृद भांड के 6 प्रकार मिले हैं। 6 फैब्रिक्स में मृद भांडों के 6 फैब्रिक्स मिले हैं, जैसे लाल गुलाबी, लाल बैंगनी, लाल खुरदरा, लाल छोटे, लाल और बड़े बर्तन, है ना। इस प्रकार लाल और सलेटी रंग के, कुल मिला के कितने हो गए? 6 प्रकार के मृद भांड कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है आकर कलर पात्र है। तो बैराट है क्या? बैराट से हमें आकर कलर पात्र मिले हैं, या गणेश्वर से हमें आकर कलर पात्र मिले हैं? बैराट से मिले हैं, और आहड़ से भी नहीं मिले, गणेश्वर से भी मिले। भाई गणेश्वर से भी हमें 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, पर गणेश्वर जो है, गणेश्वर जो है वो आप देखो कि ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ताम्र। अच्छा आप देखिए इसमें गणेश्वर है। इसमें राइट आंसर क्या है? गणेश्वर है। इसमें बैराट नहीं है। कालीबंगा, बैराट, आहड़ इसमें नहीं है। गणेश्वर ही है आकर कलर पात्र, यानी हाथ लगाने से कलर छूट जाता है। ठीक है।
यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं और इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। इसमें देखो एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें जो सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हुए एक मृद भांड में मिले हैं, एक कपड़े के अंदर लिपटा हुआ मिला है, कपड़े के अंदर लिपटे हुए सिक्के मिले हैं मृद भांड के अंदर, और कुल मिला के जो सिक्कों की संख्या है वो 36 है, 36 कॉइन है, सिक्के मिले हैं। अच्छा, 36 में से 28 सिक्के यूनानी हैं, 28 सिक्के इसमें क्या है? यूनानी है, 28 सिक्के में यूनानी हैं। इसमें भी आप देखो कुल मिला के अब 36 में से 28 सिक्के कितने बचे? 8 सिक्के, 8 सिक्के आहत सिक्के हैं, 8 सिक्के आहत सिक्के हैं। अच्छा, आहत सिक्के क्या हैं? आहत सिक्कों को हम पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं, आहत सिक्कों को हम पंचमार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर 5 चिन्ह अंकित हैं। क्या इस पर लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लेख नहीं है जी, ध्यान रखना, इस पर लेख युक्त नहीं है, ये लेख युक्त नहीं है। क्या इस पर तिथि अंकित है? इस पर तिथि भी अंकित नहीं है। क्या इस पर मानव चित्र है? किसी राजा का चित्र है? मानव चित्र है? नहीं, मानव चित्र भी नहीं है। तो फिर 5 चित्र कौन से हैं भाई? 5 चित्र जैसे चंद्रमा का है, जैसे पर्वत का है, जैसे आप देखो इसमें तालाब का, मछली का, इस प्रकार के इसमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ो। राजस्थान के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष हैं। कालीबंगा, गणेश्वर, गिलोंड। अब फटाफट इसमें उत्तर बताने की कोशिश करो। अच्छा, मिनेंडर की मुद्राएं, क्या लिखा है? राजा मिनेंडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? बैराट से। ठीक है, एक प्रश्न शायद अपना गलत हो गया है और वो ये है, बैराट होगा इसमें। ठीक है ना, ये बैराट होगा। भाई देख लेना, इसमें आकर कलर पात्र, मानी जिसको छूने से कलर लग जाता है, आकर कलर पात्र है, ये बैराट से प्राप्त हुए। तो ये इसमें राइट आंसर है बैराट है भाई, गणेश्वर नहीं है। ठीक है, अब आओ वापस। राजस्थान के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष कौन सा है? तो वापस एक बार पढ़ लो इसको। प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष कौन सा है? भाई गणेश्वर, कालीबंगा, गणेश्वर, गिलूंड, नोह, सुनारी। तो जरा देख लो आप, सुनारी लोह युग की है, ये लोह युगीन है, ये भी लोह युगीन है। गिलूंड, गणेश्वर, ये ताम्रपाषाण युगीन है, ताम्रपाषाण युगीन है। कालीबंगा राइट आंसर है। कालीबंगा किस काल की है? कालीबंगा ये हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन, कालीबंगा हड़प्पा कालीन। राजस्थान में शंख लिपि, बहुत अच्छा प्रश्न अभी शंख लिपि वाला। राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? शंख लिपि के प्रमाण विराटनगर से मिले हैं। क्या है शंख लिपि? जैसे मान लीजिए ये रे लिखा है, तो शंख लिपि में क्या किया कि रे को यूं मोड़ दिया, माने किस तरह मोड़ दिया? शंख की तरह। आप देखो जो शंख होता है
तो शंख की तरह इसको अक्षरों को यूं मोड़ दिया, यूं ब्राह्मी लिपि का यूं अलंकरण करके इसको क्या बोल दिया, शंख लिपि बोल दिया। तो आप देखो कि इसमें विराटनगर से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। थोड़ी सी बातचीत ये है कि विराटनगर की बर्बादी मिहिर कुल ने की। मिहिर कुल ने विराटनगर को नष्ट किया। मिहिर कुल तो बौद्धों का जैसे दुश्मन ही था। बौद्धों के सिर पर कत्लेआम, इनाम, ये सब किया। अच्छा देखो आप कि विराटनगर में जब बौद्धों का कत्लेआम किया तो बौद्ध अपनी जान बचा के भागे। तो पहाड़ों पर वो कुछ लिख कर चले गए और वही शंख लिपि है। ये शंख लिपि बौद्धों को तो पता था पर मिहिर कुल और उसके सैनिकों को नहीं पता था, इसलिए बौद्धों को अपनी जान बचाकर भागना सरल हो गया। हालांकि बहुत सारे बौद्धों का कत्लेआम किया। तो विराटनगर से ही हमें ये इस तरह की शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। रणकपुर, पाली नगरी, चित्तौड़गढ़ नगरी को तो आप सब जानते हैं, माध्यमिका, कल भी अपनी बातचीत हुई थी। दिलवाड़ा, सिरोही, तो इसमें राइट आंसर विराटनगर। विराटनगर से जो शैल चित्र मिले हैं, इसके कारण इसे शैल चित्रों, प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चित्र मिले हैं। किसके मिले? हाथी के मिले, भालू के मिले चित्र। इस तरह आप देखो कि हिरण के चित्र मिले, बाघ के चित्र मिले, तो ये सब चित्र मिले। हाँ ठीक है टीना, बताओ, बोलो ना सर, बताओ क्या पूछ रहे हैं। काली मीना, सर एक टाइम पर 2 क्लास क्यों डालते हो? ये तो टेक्निकल टीम है, वो मैनेज करती होगी बेटा, मैं तो क्लास ही लेता हूँ। तो प्राचीन युग की चित्रशाला, तो इसमें राइट आंसर है विराटनगर। गुप्तकालीन शिला फलकों में चित्रित की हुई कृष्ण लीला के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन शिला फलकों में चित्रित की हुई कृष्ण लीला के अवशेष किस काल के प्राप्त हुए? मंडोर, गणेश्वर, नाडोल, तो कौन से स्थान है? तो आप देखो इसमें राइट आंसर है मंडोर। ये प्रश्न ऐसा है जो बहुत कम सुना हुआ प्रश्न है, ये गलत होने की संभावना थोड़ी रहती है क्योंकि साधारणतः ये प्रश्न किताबों में और गाइड के अंदर भी नहीं मिलता, किताबों में भी बहुत कम, इक्का दुक्का। इसलिए आप जरा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उसको तो थोड़ा देख लेना आप, उनमें इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं। नगरी के बारे में जानकारी मिलती है कि नगरी C.L. कार्लाइल जो है, C.L. कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में नगरी सभ्यता की खोज की थी और बाद में 1904 में D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में थोड़ी सा लघु उत्खनन करके जानकारी प्रदान की। नगरी से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और नगरी को प्राचीन काल में, अब देखो, माध्यमिका भी कहा गया है। नगरी को क्या कहा गया? माध्यमिका कहा गया। अच्छा, नगरी का नाम माध्यमिका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऐसा प्रश्न आए तो इसका जो उल्लेख है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ने जो किताब लिखी अष्टाध्यायी, ठीक है, इसके अंदर ये माध्यमिका शब्द है, ये मिल जाता है। गणेश्वर जो है ये आप देखो कातली नदी के किनारे है, कातली भी बोल देते हैं, काटली भी कह देते हैं, जो शिखर में पहाड़ियों से निकलती है, काटली नदी के किनारे है। और गणेश्वर से हमें थोड़ी विलक्षण बातें मिलती हैं गणेश्वर से, जैसे गणेश्वर से में पत्थर का बांध। अब पत्थर का बांध अगर नदी पर है तो वो राजस्थान में इसके अलावा कहीं से नहीं मिला। कितना अच्छा प्रश्न है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं तो सब पता है आपको, पर गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के साथ साथ अब देखो ताम्र वस्तुएं बनाने का जो कारखाना है वो भी आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। अच्छा, तांबे की वस्तुएं 99% शुद्ध मिले हैं यहाँ से,
इसका मतलब जरूर आसपास कहीं तांबा निकलता ही होगा। खेतड़ी पास ही है, हालांकि जिले अलग अलग हैं, नीम का थाना सीकर में पड़ता है, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, पर पास ही वहां से तांबा निकलता था। अब खेतड़ी भी बड़ी जोरदार जगह है, 5000 साल पहले भी तांबा निकलता था, तब से लेकर आज तक तांबा निकल रहा है। आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को तांबे की सप्लाई जो है वो खेतड़ी से होती थी। बीबी लाल और बी के थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? अब मुझे लगता नहीं कि यह प्रश्न इतना सरल प्रश्न आपको कालीबंगा है, ये सब जानते हो आप। पर अगर मैं आपको यूं कहूं कि इसके उत्खनन या यूं इसके खोजकर्ताओं के साथ इसको सुमेलित करिए इन स्थानों को, तो क्या आप सुमेलित कर सकते हैं? जरा अपने मन में ही लिखो आप, या फिर लिख के फटाफट भेज दो आप। शिविर जनपद की राजधानी, बिल्कुल ठीक करो आप। नगरी के शायद में सुभाष सिंह, आप शायद नगरी के बारे में कह रहे हो। महाभारत और महाभाष्य दोनों में नगरी का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, क्या बात है सुभाष सिंह, आपने तो एक अच्छा प्रश्न यूँ बताया है तो अच्छा लगा मुझे। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सुमेलित करिए इनके साथ, गणेश्वर ये सब। तो बैराठ के साथ सुमेलित करेंगे हम दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और गणेश्वर के साथ हम सुमेलित करेंगे रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। और कालीबंगा से बीबी लाल, बीबी कालीबंगा में जो खोज करता है ना वो तो अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष, ठीक है। और ऐसे ही जो आहड़ है, आहड़ में आप देखो अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास है, ठीक है। तो ये सुमेलित करने के लिए 4 विद्वानों का आपको पता होना चाहिए। बाकी ये 4 ऐसे स्थान हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। चाक, पहिया और स्थायी बस्तियों के प्रमाण किस काल से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पाषाण काल का प्रश्न है। जल्दी बताओ भाई। रतन चंद्र अग्रवाल, गणेश, बिल्कुल ठीक है। अमलानंद घोष ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास, बिल्कुल। अभिषेक आप सही कह रहे हो। सुभाष चंद्र, आप बताइए चाक है भाई, चाक क्या होता है? चाक जिसके ऊपर बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जिस पर बर्तन बनाता है वो चाक कहलाता है। शाबाश, बहुत। हितेश जोशी, गुड। अब इसका बताओ राम नारायण। चाक, पहिया और स्थायी बस्ती मानी परमानेंट, जैसे आपका गांव है वो स्थायी है ना, बार बार थोड़ी इधर उधर हो रहा है, उजड़ रहा है, स्थायी है। ऐसे स्थायी बस्तियों का जो प्रमाण है, और पहिए का आविष्कार और चाक का आविष्कार ये किस काल में ये हुआ? तो नवपाषाण काल। बहुत बढ़िया, सी उत्तर बता रहे हो राम नारायण, सी उत्तर बता रहे हो, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भाई सौरभ, जाट भी नहीं, अरे नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में ही इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है। अगर मैं साथ में एक चीज़ और जोड़ दूं, और वो है कृषि, एग्रीकल्चर, तो भी क्या है? यही है। तो कृषि, स्थायी बस्ती, पहिया, चाक, ये सब किस काल के हैं? नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के। पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल की कोई जानकारी बताओ। ये पुरापाषाण काल में तीर और धनुष है, ये सब बन गया था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें मिल जाते हैं, पशुपालन। इसी काल में हमें शैल चित्र मिलते हैं, यानी पत्थरों के ऊपर चित्र मिलते हैं, पेंटिंग। हालांकि पत्थरों पर जो पेंटिंग है वो पुरापाषाण काल का जो अंतिम भाग है, जैसे हम उच्च पुरापाषाण काल बोलते हैं, उसमें शुरू हो गई थी, परंतु सर्वाधिक चित्र हमें किसके मिलते हैं? मध्यपाषाण काल के। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। माइक्रोलिथ है सूक्ष्म पाषाण उपकरण, और ये मध्य पाषाण काल में है, मध्य पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन। अब आप कहेंगे सर सूक्ष्म मतलब कितना सूक्ष्म? तो सूक्ष्म मतलब 1 इंच तक और उससे भी छोटे, 1 इंच या इससे भी छोटे। जैसे आप देखो, जैसे इस तरह का कुछ पत्थर का टुकड़ा मिला, इस तरह का। अब क्या लगता है आपको? ऊपर की तरफ नोक है,
अच्छा, इस पत्थर के टुकड़े को कैसे काम में लेते होंगे? इस पत्थर के टुकड़े को यहाँ पर लकड़ी पर लगा देते, यूं लकड़ी पर लगा देते और फिर उसको बांध देते यूं। ये एक तीर के नोक के रूप में काम आ जाता है। इसको फिर धनुष से काम में ले लेते। तो ये छोटे उपकरण, माइक्रोलिथ, छोटे उपकरण। गणेश्वर से इस तरह के छोटे छोटे 400 से ज़्यादा उपकरण मिले हैं गणेश्वर से। इसलिए गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर तीनों कालों को एक बार बता दीजिए, तो ज़रा सुन लो, बता दूं तीनों कालों को। तीनों कालों में आप देखो, जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल, तो पाषाण काल में जो पहला, दूसरा और तीसरा, जो पहला काल है उसको आपने कहा पुरा पाषाण काल, इसको आपने कहा मध्य पाषाण काल और इसको आपने कहा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के भी तीन भाग हैं। इसको हमने कहा पूर्व पुरा पाषाण काल, या इसको हमने कहा निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। इसको हमने कहा मध्य और इसको हमने कहा उच्च। ठीक है, उच्च। ये तीन भागों में। प्रश्न एक बार यह आया है कि भाई ये निम्न पुरा पाषाण काल है, इसके अंदर कैसे पत्थर को काम में लेते थे? तो पेबुल पत्थर को काम में लेते थे। और कौन सा औजार था इसमें? तो आप देखो, पेबुल पत्थर को एक तरफ से छील देते, इसको कहते चापर। तो चापर दोनों तरफ छील देते तो कहते थे चॉपिंग, यानी दोनों तरफ पैना कर लिया तो चॉपिंग। चापर और चॉपिंग जैसे औजार हैं वो पुरा पाषाण काल के भी सबसे पहले वाले भाग से संबंधित हैं। और इसमें जिस पत्थर को काम में लेते थे, ये पेबुल क्या होता है? गोल पत्थर होता है, नदी में लुढ़क के जो गोल हो जाता है। और ये चर्ट और जैस्पर है। पत्थर का प्रकार कौन सा है? चर्ट और जैस्पर। जबकि मध्य पाषाण काल में चर्ट के साथ साथ कार्टजाइट काम में लिया है, जैस्पर नहीं है। कौन सा है? कार्टजाइट पत्थर है, कार्टजाइट पत्थर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो आगे के प्रश्न रह जाएंगे। काल गणना पर मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा प्रश्न बार बार बनता है। जो काल गणना की वैज्ञानिक पद्धति है ना, काल गणना की जो वैज्ञानिक पद्धति है, आप जानते हो उस वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14। अब प्रश्न आता है कि ये जो कार्बन 14 है, उस कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल कितना होता है? जरा लिख के भेजो मुझे। कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल होता है 5730 वर्ष। 5730 वर्ष है, ये इसका अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयु 5730। कार्बन 14 पद्धति से हमें जो जानकारी, जो यूँ कहें कि इस पद्धति में जो इकाई काम में लेते हैं वो बीपी काम में लेते हैं। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, और इसमें प्रेजेंट यानी वर्तमान माना गया है 1950 को। याद रखना रे, भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है वो रिक्टर पैमाना है, जबकि ये कार्बन 14 पद्धति से जो काल निर्धारण होता है वो बीपी इकाई के आधार पर होता है। और इस वैज्ञानिक पद्धति की जो खोज है वो आप देखो कि 1948 में कर दी गई थी। ठीक है, एमसीक्यू वाली क्लास कौन सी चल रही है? हमने थ्योरी के लिए रीट L2 का कोर्स लिया था, उसकी क्लासेस कब से चलेंगे? भाई आपके इस तरह के मैसेज 2-4 बच्चों की और भी आए हैं, तो मैं बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, नारायण लाल, ओके। तो इसमें राइट आंसर क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न तब कर पाते हैं जब पूरा गणेश्वर आपने ठीक से पढ़ा हो। अब देखें, गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, क्या बात ठीक है? फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पाकालीन सभ्यता मतलब क्या। भाई हड़प्पाकालीन सभ्यता मतलब कांस्य युगीन। कौन से काल की? कांस्य युगीन। जबकि हड़प्पा पूर्व सभ्यता है वो ताम्रयुगीन है, ताम्रयुगीन है। अब आपको पता है कि गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसका मतलब ये तो सत्य है। ये क्या है? सत्य है। अगला देखो, गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। अभी अभी हमने बातचीत यही की है।
गणेश्वर सभ्यता में 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कार्य करवाया, बिल्कुल ठीक है। और रतन चंद्र अग्रवाल ने ही 1971 में इसकी खोज की थी, ठीक है। चलो, गणेश्वर सभ्यता बनास नदी के किनारे है, नहीं, ये गलत है भाई। गणेश्वर सभ्यता तो कातली नदी के किनारे है। इसे काटली भी कह देते हैं और कातली भी कह देते हैं, काटली या कातली, ठीक है। ये नदी है, इसमें इस नदी के किनारे है। ये नदी सीकर की पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है और चूरू जिले की सीमा पर जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। बरसाती नदी है। हाँ, वेरी गुड हितेश, एकदम सही कह रहे हो आप। तो राइट आंसर इसमें क्या है? डी। माने हमें तो असत्य पूछा है, गलत पूछा है कि गलत क्या है, तो इसमें गलत तो यही है। इसमें देखो, गणेश्वर पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो मछली पकड़ने का कांटा है, मछली पकड़ने का कांटा है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? वो गणेश्वर से। भी आप देखो, एक कांटा मछली यो डाल करके मछली फंसा करके बाहर निकालते हो, मछली पकड़ने का कांटा। ऐसे ही एक दोहरे पेच या दोहरे घुमाव वाला पेच, दोहरे घुमाव वाला पेच, ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार एक प्रश्न ये भी पूछा गया जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पत्थर का बांध हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पत्थर का बांध, वे बांध क्यों बनाते हैं? नदी का पानी रोकने के लिए। क्यों रोकते हैं? पानी के अधिकतम उपयोग के लिए। इसका मतलब पानी को रोक करके पानी का उपयोग करने की कला से परिचित थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब मछली पकड़ते थे। अच्छा, मछली पकड़ के क्या करते होंगे? एक्वेरियम में सजाते होंगे क्या? खाते ही होंगे भाई। अब खाते होंगे तो इसका मतलब मांसाहार के प्रमाण भी हमें इस कांटे के माध्यम से अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, असुमेलित युग को, अब इसमें असुमेलित कौन सा है? माने जो मैच नहीं कर रहा है। कालीबंगा, रंगमहल, रेड और बागोर। तो बताओ, देखिए मैं आपको देख रहा हूं कि कौन सही बताएगा आप में से। हाँ, पूछा गया सुभाष सिंह, पत्थर का बांध पूछा गया है। पत्थर का बांध भारत में 2 ही जगह से मिला है, एक धोलावीरा से गुजरात से और एक यहाँ से गणेश्वर से। रंग महल, अच्छा कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ठीक है। रंग महल श्रीगंगानगर में नहीं है, रंग महल भी हनुमानगढ़ में है। रंग महल का है, यह भी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। बिल्कुल सही उत्तर बता रहा है। कौन बता रहा है? बी, योगेश गजेंद्र, ईश्वर सिंह। ठीक, आप सही बता रहे हो। रेड टोंक में है और रेड ढील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे रेड। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला यहाँ से। 3075 यानी 3075 मालव सिक्के मिले हैं और 300 यहाँ से 3075 आहत सिक्के मिले हैं, 300 मालव सिक्के मिले हैं। इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। बागोर भीलवाड़ा में, आप सब जानते हैं बागोर क्या है, भीलवाड़ा में है। और बागोर से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, खेती के प्रमाण मिले हैं, गोफन की गोलियां मिली हैं। आप देखो कि 10.5 सेंटीमीटर की सुई मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली। तो ये इसमें असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? अभी अभी ये प्रश्न आया था कि पहिया, चाक, स्थायी बस्ती और कृषि, इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से मिले, नवपाषाण काल से मिले। अच्छा, क्या राजस्थान में नवपाषाण काल के प्रमाण मिले? नवपाषाण काल के युग में लोग रहते थे? नहीं, राजस्थान में मध्य पाषाण काल से सीधा उत्तर पाषाण काल के प्रमाण मिले। याद रखना इस बात का। हाँ, राजस्थान से बाहर भारत के अंदर नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, जैसे बुर्जहोम गुफा कराल कश्मीर में नवपाषाण काल के स्थल है। तो मध्य पाषाण काल का जरूर, मध्य पाषाण काल का राजस्थान में बागोर मिला है और पुरा पाषाण काल का तिलवाड़ा है, पुरा पाषाण काल का तिलवाड़ा है।
राजस्थान में योगी मुद्रा में शवाधान कहाँ से प्राप्त हुआ? योगी मुद्रा का मतलब क्या है भाई? एक व्यक्ति वो यूं बैठा है जी, इस तरह यूं बैठा है योगी, ठीक है, इस तरह व्यक्ति बैठा है और ये एक खड्डे में मिला, जैसे जमीन का ऊपरी भाग है, ये खड्डे के अंदर है, ये जमीन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जमीन है, तो एक खड्डे के अंदर मिला, ये कंकाल हो गया, अब तो कंकाल है, तो कंकाल मिला, तो ऐसा माना कि बैठी अवस्था में समाधि या योगी मुद्रा में समाधि, योगी मुद्रा में शवाधान, ये कहाँ से मिला? ये हमें, अब आप बताओ इसका उत्तर कहाँ से मिला? ये हमें बालाथल से मिला। ये कहाँ से मिला? बालाथल में। पर अगर मैं यूँ कहूँ कि लेटी अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, कोई व्यक्ति ये लेटी अवस्था में समाधि, अब इसको भी समाधि कहा, जैसे कोई व्यक्ति समाधि लेता है, तो यूं करके ये जमीन वाला भाग है और आप देखो कि इस तरह एक कंकाल मिला। अब आप कह सकते हैं सर ये तो शवाधान भी तो हो सकता है, कब्र भी तो हो सकती है। ये कब्र नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसको बहुत प्रॉपर तरीके से यूं मिला है, ढका हुआ, जैसे किसी को समाधि दिलाते हैं, उसके बाद यूं करके प्रचलन में जो रहता है। सर सभ्यताओं के अंत में इत्यादि दे रखा है तो उसमें कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो शब्द दे रखे हैं, कालीबंगा दे रखा है, आहड़ दे रखा है, गणेश्वर दे रखा है और बैराड़ दे रखा है और एक बालाथल, इनको देखिए आप, बाकी को अनावश्यक देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरसरी निगाह से बाकी मुख्य चीज़ देखो तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 4 स्थान, तो ये जो जगह है इस तरह, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राप्त हुआ है हमें बागोर से लेटी अवस्था में समाधि, लेटी अवस्था में समाधि, जबकि बालाथल से हमें बैठी अवस्था में समाधि मिली है। नगर पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में है? भाई 2 शब्द हैं, नगर और नगरी। नगर टोंक में है और नगरी जो माध्यमिका वो शिवी चित्तौड़गढ़, आप सब जानते हैं। तो ये प्रश्न तो सरल है, नगर टोंक में है। पर मैंने कल एक बात और बताई होगी, संभवतः मुझे लगता है कि बात मैंने आपको बोली है पहले भी। नगर से हमें मालव सिक्के मिले हैं, नगर से हमें मालव सिक्के मिले हैं, नगर से हमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अच्छा प्रश्न है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है वो भाई, जैसे माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है। महिषा बोला गया भैंस को, महिषासुर भैंस के मुख से या भैंसे के रूप में जो राक्षस हुआ वो महिषासुर, ठीक है। तो ये टोंक में है। अब मैं 1-2 बातें आपसे और कर लूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जयपुर में स्थित प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? जयपुर में स्थित प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? तो आप देखो, जयपुर में हमें मिला है चीथवाड़िया। जयपुर का एक स्थान है नंदलालपुरा। जयपुर का स्थान है एक जोधपुरा। नाम जोधपुरा है पर है जयपुर में, याद रखना भी, कंफ्यूज करने वाला है। जयपुर में है नलियासर। तो जयपुर के स्थान, तो प्रश्न कई बार आ सकता है कि निम्नलिखित में से जयपुर जिले में कौन सा प्राचीन स्थल नहीं है या है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना ही चाहिए। तो ऐसे ही हनुमानगढ़ में भी, हनुमानगढ़ में जो स्थान मिले हैं वो कालीबंगा है। वो कौन सा है? कालीबंगा। हनुमानगढ़ में जो स्थान है वो बड़ोपल है, याद रखना, बड़ोपल। ऐसे ही हनुमानगढ़ में पीलीबंगा है ना, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा। ऐसे ही हनुमानगढ़ में रंग महल है,
रंग महल। तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, और आपने पीछे के एसआई का पेपर देखा हो तो उसमें इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था चित्तौड़गढ़ को लेकर के। हाँ ठीक है, जोधपुरा। ये जोधपुरा है, साबी नदी के किनारे है। जोधपुरा किसके किनारे है? ये साबी नदी के किनारे है, साबी नदी किनारे है। और जोधपुरा पर तो एक प्रश्न पूछा भी गया था, हालांकि ये क्या स्थान कौन से हैं? ये लौह युगीन सभ्यता के स्थान है, पर जोधपुरा पर एक प्रश्न पूछा गया था कि ये किस नदी किनारे है? साबी नदी किनारे है। और एक और पूछा गया था कि डिश ऑन स्टैंड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भी बहुत सारे प्रश्न साथ साथ में लेकर के जाएंगे, तो इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना। कर हल्के में कोई विद्यार्थी लेता भी नहीं है, एक भी प्रश्न को जो लेता है वो मार भी खा सकता है। तो अब देखो, ये यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया कि डिश ऑन स्टैंड है, डिश ऑन स्टैंड है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ से हमें डिश ऑन स्टैंड प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाछुरा में उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया? लाछुरा में उत्खनन कार्य। अब ये लाछुरा है कहाँ पर? लाछुरा तो आप देखो, लाछुरा ये भीलवाड़ा में है। लाछुरा ये भीलवाड़ा में है। और लाछुरा से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, तब तक आप उत्तर बताओ। लाछुरा में क्या हुआ कि एक ताम्र चूड़ियाँ प्राप्त हुई हमें। ताम्र चूड़ियाँ लाछुरा से प्राप्त हुई। लाछुरा से हमें एक, आप देखो कि छुरा मिला है, तांबे का छुरा मिला है। नाम भी इसका लाछुरा है और मिला भी छुरा यहाँ पर। ऐसे ही लाछुरा से हमें महिला की मूर्ति मिली है। महिला मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, जो ललितासन में बैठी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ललितासन में बैठी महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है? ललितासन में बैठी मूर्ति, ललितासन में बैठी मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ये लाछुरा। तो लाछुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में है लाछुरा। तो यहाँ से हमें इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इससे संबंधित व्यक्ति हैं बी आर मीणा। बी आर मीणा के बारे में आपको एक बात और बता दूं मैं। ये डॉक्टर बी आर मीणा है। बी आर मीणा ने ओझियाना का भी उत्खनन किया। और किस स्थान से जुड़े हुए? ओझियाना। और ओझियाना भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ओझियाना का उत्खनन माने खुदाई करवाई। ओझियाना जहाँ से, ये देखो ओझियाना पर एक प्रश्न आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सफ़ेद बैल की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? सफ़ेद गाय, सफ़ेद बैल की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ओझियाना से प्राप्त हुई। बी आर मीणा जो है, इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे, आलोक त्रिपाठी। इनके साथ कौन थे? आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी। और ये आलोक त्रिपाठी किसके उत्खनन में लगे रहे? ओझियाना में। तो ओझियाना में बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी, और लाछुरा में बी आर मीणा। तो चलिए, मुझे लगता है कि याद हो गया। ये श्यामल दास तो आप सब जानते हैं। श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी, महाराणा शंभू सिंह जी के समय लिखना शुरू किया था और महाराणा सज्जन सिंह के समय इन्होंने पूरा किया इसे, श्यामल दास जी ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बैराठ पुरास्थल का उत्खनन किया गया? बैराठ पुरास्थल का उत्खनन किया गया। बैराठ कहाँ रे? बैराठ जयपुर में है, विराटनगर जिसे कहते हैं। बैराठ पुरास्थल का उत्खनन किया गया। अब बैराठ की खोज किसने की, मुझे यूँ बता दो, उसके बाद उत्खनन भी देख लेना। खोज करता तो बैराठ की खोज 1936 मानी बैराठ तो कोई खोया हुआ नहीं था, पर बैराठ में प्राचीन सभ्यता की जो खोज है वो इस समय हुई। और करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। परंतु बैराठ में जो उत्खनन हुआ, खुदाई हुई, उत्खनन, ये उत्खनन 1962 में शुरू हुआ, 1962। और ये उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे, ये आप देखो कि कैलाश दीक्षित, इसको याद रखना चाहिए। कैलाश दीक्षित
नील रत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, इन्होंने इसका एक्सकेवेशन मानी खुदाई है वो करवाई थी। तो ये दोनों आप याद कर लिया आपने। तो बैराट का पुरास्थल कार्य किसने किया? बैराट पुरास्थल का उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, बीबी लाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अब आप कहेंगे सर आपके अनुसार तो आया ही नहीं इसमें। तो देखो इसमें उत्खनन में कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ये 62 में आते हैं, इनमें से नाम नहीं आया। इसका मतलब कौन होगा? दयाराम साहनी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब खोज करता है तब वो एक शॉर्ट एक्सकेवेशन कर लेता है, मानी छोटा उत्खनन वो कर लेता है, तभी तो कंफर्म बताएगा कि प्राचीन स्थल है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दयाराम साहनी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। अमलानंद घोष खोजकर्ता किसका? कालीबंगा का, सोंथी का। और बीबी लाल उत्खनन करता किसके? कालीबंगा के। ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल है, इन्होंने गणेश्वर की खोज भी की और उत्खनन कार्य भी करवाया था। डीडवाना सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है? डीडवाना नागौर, ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। डीडवाना सभ्यता, तो आप देखो डीडवाना सभ्यता है वो पुरापाषाण काल के संदर्भ में। आप देखो पुरापाषाण काल के संदर्भ में तिलवाड़ा नाम आता है। पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में तिलवाड़ा आता है, डीडवाना आता है। और पुरापाषाण काल में आप देखो कि बिगोद आता है, बिगोद। तो ये सारे स्थान पुरापाषाण काल के हैं। पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल का सबसे पहले वाला भाग आता है। गणेश्वर पुरास्थल किस नदी किनारे? ये मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा बात करें, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं आपको। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से? हाँ, ये एक काम का प्रश्न है, तो बताइए इसमें। बिल्कुल हितेश, कुराड़ा नागौर। कुराड़ा नागौर, आपने हितेश ने एक शब्द लिखा है कुराड़ा नागौर। कुराड़ा की कोई खास बात बताओ। वहां से में प्रणाल युक्त अर्घ्य प्राप्त हुआ है। प्रणाल युक्त एक पात्र मिला है, मानी जिसकी नाली दी गई है, ऐसा एक जल पात्र मिला है कुराड़ा से। इसमें प्रश्न पूछा है कि दोहरी रक्षा प्राचीर, इसका मतलब ऐसा स्थान जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर हो, दोहरी रक्षा प्राचीर हो, 2 बार हो, तो वो कौन सा है? अरे वाह, कालीबंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। रे सुनीता मीणा, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सी। और कौन बता रहा है सही? ईश्वर सिंह भी सी उत्तर बता रहा है। निशा भी सी। अरे बताया आपको, तो आप कह रहे थे कि शुरू में कह रहे थे समझ में, कौन कह रहा था समझ में नहीं आ रहा? आपके तो उत्तर करेक्ट आ रहे हैं सबके लगभग, जबकि ये प्रश्न ठीक प्रश्न है। दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर वाला एकमात्र स्थान कालीबंगा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कालीबंगा में एकमात्र चीज क्या क्या है जो एकमात्र प्राप्त हुआ है? एकमात्र क्या? दोहरी रक्षा प्राचीर। दोहरी रक्षा प्राचीर ये केवल कालीबंगा से मिले। ऐसे ही मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिली, मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिलना ये भी एकमात्र कालीबंगा है। ऐसे ही दोहरे जुते खेत, दोहरे जुते खेत ये भी एकमात्र कालीबंगा से है। ऐसे ही लकड़ी की नालियां, जो एकमात्र है वो बता रहा हूं आपको, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां ये भी एकमात्र कालीबंगा से है। इसी प्रकार अलंकृत ईंटों का फर्श, अलंकृत ईंटों का फर्श, अलंकृत ईंटों का फर्श ये भी केवल कालीबंगा से है। तो मानी कालीबंगा से बहुत सारी चीजें हैं जो केवल कालीबंगा से। इसी प्रकार आहड़ से भी केवल आहड़ से, क्यों? तो ये केवल वाली बातें हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बलि प्रथा की भी यही शायद नहीं, बलि प्रथा के प्रमाण यही से मिले हमें, कालीबंगा से मिले। बलि प्रथा के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। हालांकि बलि प्रथा अन्य स्थानों से भी मिली है, जैसे तिलवाड़ा से भी हमें बलि प्रथा के प्रमाण मिल जाते हैं।
नगर टीला, दुर्ग टीला, बिल्कुल ठीक है नगर टीला। क्या आप बता सकते हैं कि कालीबंगा में जैसे दो टीले मिले, एक टीला ये है और एक टीला ये है, यानी ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, तो इसमें नगर टीला कौन सा है? तो ये जो टीला है ये नगर टीला है, ठीक है। ये टीला है, ये कौन सा है? दुर्ग टीला है, दुर्ग टीला। तो पूर्वी टीला, नगर टीला, पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, इसमें ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा है? दुर्ग टीला है, और निचाई पर कौन सा है? नगर टीला। परंतु ये जो क्षेत्रफल है ये किसका ज्यादा है? नगर टीले का, और दुर्ग टीले का इतना नहीं है, मानी फैला हुआ है नगर टीला। और इस दुर्ग टीले का जो उत्खनन है वो आप देखो कि 1 2 3 4 5 स्तरों पर किया गया है। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपके सुनी भी होगी पर बहुत अच्छी बात है कि जो आप देखो ये 5 स्तर है ना, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, 1 2 3 4 और 5, इनको जो नंबरिंग दी गई है, जैसे मैं नंबर दे देता हूं इधर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, मानिए जो 5 स्तर हैं, इसमें से ये जो नीचे वाला है इससे हमें प्राक हड़प्पा युगीन प्रमाण मिले हैं, प्राक हड़प्पा। और जो ये स्थान है तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों, इससे हमें हड़प्पा काल के प्रमाण मिलते हैं। किस काल के? हड़प्पा कालीन प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा से हमें कितने सभ्यताओं के प्रमाण मिले? 2 सभ्यताओं के प्रमाण मिले। सुभाष सिंह कह रहे हैं कि कालीबंगा तीसरी राजधानी है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, पर कहा किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, जो चूरू जिले के रहने वाले थे। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने की जो किताबें हैं वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक अर्ली चौहान डायनेस्टी और एक राजस्थान थ्रू द एजेज, राजस्थान थ्रू द एजेज, ठीक है। सर आहड़ सभ्यता कितने स्तर पर खुदाई की गई? बहुत अच्छा प्रश्न नारायण लाल। आहड़ सभ्यता की खुदाई है वो 8 स्तर पर की गई, 8 मानी कालीबंगा की 5 पर की गई और आहड़ की 8 स्तर पर खुदाई की गई। हाँ, निचले स्तर पर ग्रामीण, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्राक हड़प्पा कालीन है, यहाँ से हमें क्या मिला है? ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जबकि हड़प्पा से हमें नगर के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से हमें नगरीय सभ्यता के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। नगरीय सभ्यता में आप सब जानते हो कि समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं, समकोण पर काटती, और इन सड़कों पर जो घर थे वो गलियों की तरफ ज़्यादा थे। मान लीजिए कि ये पतली गली है, ठीक है, और ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है और यहाँ पर घर है, तो इस घर का जो मेन गेट हाईवे की तरफ ना होकर के गली की तरफ इसका गेट होता था। ये खास बात है। लोथल को छोड़ करके, लोथल गुजरात, लोथल में गली की तरफ ना होकर हाईवे की तरफ गेट होते थे, बाकी सब स्थानों से हमें गली की तरफ ही मुख्य द्वार मिले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ये तो राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा के समकक्ष रखते हैं? राज्य की किस सभ्यता को हम धोलावीरा के समकक्ष रखते हैं? भाई धोलावीरा कहाँ है? अरे धोलावीरा गुजरात में है। धोला धोला, सफेद सफेद, मतलब ये धोला नहीं है, नाम है उसका धोलावीरा। धोलावीरा से हमें पत्थर का बांध मिला है, पत्थर को चिकना करने की कला के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से हमें एक स्टेडियम मिला है, खेल का स्टेडियम मिला है। सुनते जाइए। धोलावीरा से हमें शहर के 3 भाग मिले हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। धोलावीरा से हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, मानी पानी को, जैसे बरसात का पानी को आजकल संरक्षित करते हैं। धोलावीरा से हमें प्राचीनतम सूचना पट मिला है जिस पर 10 अक्षर हैं सिंधु लिपि के। अब प्रश्न यह है कि धोलावीरा से जो मिला है वो यहाँ पर कौन सा है? गणेश्वर है। क्यों है गणेश्वर? क्योंकि धोलावीरा से पत्थर के बांध के प्रमाण मिले और गणेश्वर से भी पत्थर के बांध के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से लौह युगीन सभ्यता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, छांटिए जरा, लौह युगीन कौन सा है? निशा बी उत्तर बता रहे हो, ठीक है। अब बताओ, इसमें बताओ आप, हमें देखना है लौह युगीन, यानी ऐसी सभ्यता जिसमें जो लोह कालीन है, जब लोह का आविष्कार हो गया था, खोज हो गई थी लोहे की, और उस काल की लौह युगीन। तो बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल, बीकानेर। अगला है भीनमाल जालोर, प्लाना जालोर, मलाह भरतपुर।
लोह युगिन छाटना है। नोह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर, सुनारी झुंझुनू। ऐसे ही तरखान वाला श्रीगंगानगर, पूडा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा पर्वतसर। अब आप देखो एक ने एक तो गड़बड़ इसमें दे देते, इसमें राइट आंसर सी है। शाबाश, बहुत बढ़िया, अरे वाह, गुड। नारायण लाल आपने सी उत्तर दिया, हितेश यादव आपने भी सी उत्तर दिया, गुड। ईश्वर सिंह आपने भी सही उत्तर दिया एकदम। अनिता कुमारी गुड। निकिता शाबाश, बहुत बढ़िया। सुभाष, हितेश सर जी आएगा करेक्ट आंसर, आया ना? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आया ना। नोह, अब देखो नोह से हमें भरतपुर नोह की तो ध्वनि भी लोह जैसी है, तो याद करने में आसान है। जोख बाबा की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई, याद रखिए, जोख बाबा यक्ष की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई। जोधपुरिया जो जयपुर में है, और जोधपुरिया से हमें डिश ऑन स्टैंड मिला है, साबी नदी के किनारे जोधपुरिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ। सुनारी से हमें लोहे का कटोरा मिला है, लोहे का कटोरा। तो आप देखो ये सारे के सारे स्थान हैं। तो चलो आगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले? अब मुझे नहीं लगता इसका मैं उत्तर बताऊं, क्योंकि अभी अभी मैं खूब बता के आया हूं, तो आप फटाफट उत्तर बताइए। महेश, सरल सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। मेरे कमेंट्स को शो ही नहीं करते शायद, अरे करते हैं भाई। अनुजा ही नाम है ना आपका, आपके कमेंट्स कर रहे हैं। अलकेश, राम सिंह, सुनीता, अनुजा, विशाल, पूजा कुमारी 24 में भी उत्तर बता रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया पूजा कुमारी, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप इतने सरल प्रश्न के उत्तर बता रहे हो। अच्छा, बुखार आ रहा है फिर भी क्लास लेते हो, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, आप में से कौन सूरमा है जो उत्तर बता देगा, मेरे को बताना, ठीक है ना? मुझे बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें ऊंट के प्रमाण मिले हैं? ऊंट के प्रमाण मिले हैं। कठिन प्रश्न नहीं है, पर पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कविता राठौड़, उत्तर बताओ भाई, कविता राठौड़। सुभाष, कविता, राम, अलका, सियाज, उत्तर बताओ, इसमें ऊंट के प्रमाण कहां से मिले? आप लिख करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, अपने पास 1 मिनट है, ज्यादा समय नहीं है। सर टीना, ठीक है टीना, आप उत्तर बताओ। कविता, टीना, मीनाक्षी, हरिमोहन, नारायण, रंगपुर, अरे नहीं, ये कालीबंगा ही है। ऊंट के प्रमाण हमें कालीबंगा से ही मिले हैं, ठीक है ना? कालीबंगा के अलावा भी ईसवाल से भी मिले हैं। ऊंट के प्रमाण हमें ईसवाल से भी मिले हैं, याद रखना, ईसवाल उदयपुर में है। ईसवाल से हमें ऊंट का दांत मिला है ना, तो ईसवाल से भी हमें प्रमाण मिले। शाबाश, बहुत, हाँ सुभाष, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब एक अंतिम प्रश्न है, लास्ट। निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को कालीबंगा की तीसरी राजधानी कहा है। जे.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी, बताओ। हाँ, ऊंट तो कालीबंगा, बिल्कुल सुभाष, एकदम सही है। सुभाष, प्रेम, रामनारायण, कविता, अलका, राइट आंसर एकदम। इसका बताओ फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आपका। पूजा कुमारी, लोकेश, मीनाक्षी, मैं नहीं बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्या कौन प्रवीण बता रहे हो क्या? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। और एक और बात तो, जो पीगट है ना, पीगट, स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है ना?
शाबाश, बहुत बढ़िया। सबका स्वागत है, आप आए, अच्छा लगा और आशा करता हूं कि आप सब लोग कल फिर इसी प्रकार जोश के साथ उत्तर देंगे। मिलते हैं कल, तब तक के नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।